नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और अभी रिसेंटली आप सभी ने देखा होगा कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से तेजस की ट्रेनर वेरिएंट को अपनी सर्विस में शामिल किया गया है। अभी के लिए 18 तेजस ट्रेनर के लिए ऑर्डर को प्लेस किया गया था, लेकिन आगे चल के और भी एडिशनल 18 से 20 के आसपास तेजस की ट्रेनर वेरिएंट को खरीदा जा सकता है। लेकिन इसके बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से हमारे फ्यूचर फाइटर जेट जैसे कि तेजस MK2 हो जाए या फिर एमका जैसे एयरक्राफ्ट में कोई भी ट्विन सीटर वेरिएंट को इंडक्ट करने का फैसला नहीं किया जा रहा है, और इस वजह से तेजस MK2 और एमका जैसे एयरक्राफ्ट का कोई भी ट्विन सीटर वेरिएंट बनाया नहीं जाएगा। अब आप सब सोचेंगे कि अगर इनकी ट्रेनर वेरिएंट को नहीं बनाया जाएगा तो पायलट्स को ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड की जाएगी। तो इसके लिए अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से सिमुलेटर्स का इस्तेमाल किया जाने वाला है, जिनको एडी की तरफ से अभी इंडियन एयरफोर्स की अलग अलग एयरवेज में सेटअप किया जाएगा और सेटअप किया जा रहा है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की किसी भी फाइटर जेट्स के लिए ट्रेनिंग को प्रोवाइड किया जा सकेगा, जिस वजह से ट्रेनर एयरक्राफ्ट की जरूरत धीरे धीरे कम हो जाएगी। अब एडिशनल ट्रेनर वेरिएंट को या ट्विन सीटर वेरिएंट को इंडियन एयरफोर्स में शामिल ना करने के पीछे कुछ और भी मेजर कारण है। सबसे पहले इनिशियली जो ट्विन सीटर एयरक्राफ्ट होते हैं उसमें जो सेकंड पायलट होता है उसे वेपन स्टेशन ऑपरेटर कहा जाता है, और नॉर्मली हमारे सभी सुखोई में भी दो पायलट ऑपरेट करते हैं। अब इसका कारण ये कि सुखोई जैसे बड़े साइज की फाइटर जेट्स को ऑपरेट करना और खास करके एयर टू ग्राउंड टारगेट के साथ एंगेज होते समय एक सिंगल पायलट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड पड़ता है, और उसे बहुत ही कम समय के अंदर बहुत सारे सिस्टम के साथ एंगेज होना पड़ता है, जिस वजह से ऐसे एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के लिए 2 पायलट्स की जरूरत पड़ती है, जिसमें एक पायलट एयरक्राफ्ट को उड़ाने का काम करता है, दूसरा पायलट वेपन्स को ऑपरेट करता है। लेकिन अभी जैसे कि ऑटोमेशन का जमाना आ चुका है, तो उस वजह से पायलट्स के ऊपर जो वर्कलोड है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, और एमका और तेजस MK2 जैसे एयरक्राफ्ट के लिए एडी की तरफ से और HAL की तरफ से एक वर्चुअल को पायलट सिस्टम को भी डेवलप किया जा रहा है, जिस वजह से इनके पायलट्स के पास एक और AI को पायलट मौजूद रहेगा, जो कि वो सब काम कर सकता है जो कि नॉर्मल पायलट कर सकता है, जिस वजह से अभी टेक्निकली एमका या तेजस MK2 जैसे एयरक्राफ्ट में एक सेकंड पायलट की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इसी वजह से इनकी ट्विन सीटर और ट्रेनर वेरिएंट को इंडियन एयरफोर्स में अभी इंडक्ट नहीं किया जाएगा, और इसी वजह से इनको मैन्युफैक्चर ना करने का फैसला किया जा रहा है। अगला अपडेट स्वार्म ड्रोन्स और लॉइटरिंग मुनिशंस की तरफ से है। नोएडा की कंपनी वेदा एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से अभी स्वार्म ड्रोन्स और लॉइटरिंग मुनिशंस की सेगमेंट में एक बहुत ही बड़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट को डेवलप किया गया। न्यूज 9 के साथ बात करते हुए वेदा एरोस्पेस की MD दीपेश गुप्ता की तरफ से बात बताया गया था कि पहले भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से उनको 300 करोड़ के आसपास एक कॉन्ट्रैक्ट को दिया जा चुका है, जिसके बाद अभी उनकी तरफ से SUMS यानी कि स्मार्ट अनमेन्ड मुनिशन सिस्टम को डेवलप किया गया, जिसे ऑफिशियली सूर्यास्त्र MK1 का नाम दिया जा रहा है। ये एक ड्रोन है जिसको स्वार्म में लॉन्च किया जा सकता है, और इसकी खास बात यह कि ये अब तक भारत में इस कैटेगरी के अंदर बनाया गया हुआ पहला जेट पावर ड्रोन होने वाला है, जिनको स्वार्म में लॉन्च किया जा सकता है। इसे लॉन्च करने के लिए कैटapult की जरूरत पड़ती है, और जिस तरीके से नॉर्मल कैटapult लॉन्च लॉइटरिंग मुनिशंस को लॉन्च किया था, इसको भी उसी तरीके से लॉन्च किया जा सकता है। ये अपने सेगमेंट में पहला ऐसा स्वार्म ड्रोन होने वाला है जिसे इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया जाने वाला है। इसका लेंथ करीब 3.5 मीटर और विंग स्पैन करीब 3 मीटर के आसपास होने वाली है, और ये एक बार में लगभग 150 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर कर सकता है। जेट पावर होने की वजह से ये बाकी स्वार्म ड्रोन्स के मुकाबले काफ़ी तेजी के साथ आगे बढ़ सकता है, जिस वजह से इसको काउंटर करना बहुत ही मुश्किल है। और ऊपर से ये कोई अकेला ड्रोन सिस्टम नहीं बल्कि एक स्वार्म ड्रोन सिस्टम है, जिस वजह से इसको इंटरसेप्ट कर पाना और भी मुश्किल हो जाएगा। इसमें एक टर्बोजेट इंजन का इस्तेमाल किया था, और इसको प्रिसिजन स्ट्राइक करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। खास करके दुश्मन की रडार्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और टैंक्स के खिलाफ इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। और अभी वेदा एरोस्पेस की तरफ से बात बताया जा रहा है कि वो अभी इन सिस्टम को इंडियन एयरफोर्स को जल्दी डिलीवर करना शुरू करने वाले, और पहले से इनके लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से उनको ऑर्डर को प्लेस किया जा चुका है। अगला अपडेट न्यूक्लियर वेपन्स को लेके है। सिप्री यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से पूरे दुनिया भर में मौजूद न्यूक्लियर वेपन्स और वॉरेट के बारे में हर साल अपनी एक रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है, यानी कि अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट को ये हर साल पब्लिश करते हैं। और अभी रिसेंटली सिप्री की तरफ से 2023 की अपनी लिस्ट को पब्लिश किया गया था, और इस लिस्ट में अब ये बताया जा रहा है कि पिछले कुछ सालों में भारत और पाकिस्तान की तरफ से अपनी न्यूक्लियर वेपन्स और वॉरेट की मात्रा को काफ़ी तेज और इंक्रीज किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि भारत की तरफ से रिसेंटली अपनी न्यूक्लियर डिलीवरी प्लेटफॉर्म को काफ़ी तेजी के साथ मॉडर्नाइज किया जा रहा है, और पाकिस्तान भी लगभग उसमें पीछे नहीं है।
बाकी अगर वॉरेट की बात करें तो सिप्री के मुताबिक भारत के पास अभी कुल मिलाकर 164 एक्टिव वॉरेट मौजूद है, जिनको जरूरत पड़ने पर तुरंत डिप्लॉय किया जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास अभी कुल मिलाकर 170 के आसपास न्यूक्लियर वॉरेट मौजूद है, जो कि भारत के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा है। सिप्री के मुताबिक पिछले कुछ सालों में ऐसे टोटल 8 न्यूक्लियर पावर देश मौजूद है जो कि अपनी न्यूक्लियर आर्सेनल की वॉरेट संख्या को बेहतर कर रहे हैं, यानी कि बढ़ा रहे हैं। इसमें भारत और पाकिस्तान भी शामिल है, लेकिन अभी चाइना की बात करें तो चाइना अभी सबसे तेजी के साथ अपनी न्यूक्लियर वॉरेट की मात्रा को इंक्रीज कर रहा है। 2022 में चाइना के पास कुल मिलाकर 350 के आसपास न्यूक्लियर वॉरेट मौजूद थे, जबकि 2023 की जनवरी में जब इसको काउंट किया गया था तो चाइना के पास 410 या उससे ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरेट मौजूद होने की बात सामने आई है, जो कि सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि चाइना अभी बहुत ही तेज़ी के साथ अपने न्यूक्लियर वॉरेट्स की संख्या को इंक्रीज कर रहा है और अभी पूरे दुनिया भर में टोटल 12,512 एक्टिव न्यूक्लियर वॉरेट मौजूद है, जिसमें से अभी भी 90% के आसपास जो है वॉरेट यूएस और रशिया के पास ही मौजूद है। लेकिन चाइना अभी बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है और ये भारत के लिए आगे चल के बहुत ही बड़ी चिंता की बात होने वाली और खतरे की बात भी होने वाली है। अगला अपडेट भारत और यूनाइटेड स्टेट की तरफ से है। आज कुछ डिफेंस पोर्टल्स में खबर बहुत ही तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें ये बात बताया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट की तरफ से एक स्पाईप्लेन अभी सीक्रेटली भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर में करीब उड़ान भर रहा है और इसे अभी ओपन सोर्स इंटेलिजेंस की तरफ से डिटेक्ट किया जा चुका है। अब हालांकि मुझे नहीं लगता कि कोई सीक्रेट मिशन था, लेकिन इसमें कुछ बात ज़रूर है, क्योंकि इस दौरान जो एयरक्राफ्ट भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर के करीब उड़ान भर रहा था, ये यूनाइटेड स्टेट का एक न्यूक्लियर स्निपर एयरक्राफ्ट है, जिसमें खास करके ऐसे सिस्टम और सेंसर मौजूद है जो कि किसी भी तरह की न्यूक्लियर टेस्ट को, रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकता है। और आमतौर पर यूनाइटेड स्टेट ऐसे एयरक्राफ्ट को तब इस्तेमाल करता है जब उसे किसी देश के ऊपर न्यूक्लियर टेस्टिंग करने का शक होता है। इस एयरक्राफ्ट में अलग अलग तरह के सेंसर्स मौजूद हैं जो कि हवा में से रेडिएशन को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको सैंपल को कलेक्ट कर सकते हैं, जो कि एक पता लगाने के लिए काफ़ी है कि उस रीजन में न्यूक्लियर एक्टिविटी हुआ था या फिर नहीं हुआ था। अब अगर आप यूनाइटेड स्टेट की इस न्यूक्लियर स्निफर एयरक्राफ्ट की फ्लाई पाथ को देखेंगे तो ये लगभग 7,000 फीट की ऊंचाई में उड़ान भर रहा था, जो कि काफ़ी कम ऊंचाई होती है, और ये भारत के तट के काफ़ी करीब से होते हुए पाकिस्तान की तरफ गया था और पाकिस्तान के बाद ये कतर में जाके लैंड कर गया था। अब आप सोचेंगे कि भारत की तरफ से तो इस दौरान कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट को नहीं किया गया था, तो किस वजह से यूनाइटेड स्टेट की तरफ से भारत पर नजर रखने की कोशिश किया जा रहा है? तो बात दरअसल ऐसी भी हो सकती है कि शायद इसको भारत पर नहीं बल्कि पाकिस्तान के ऊपर नजर रखने के लिए किया गया होगा, क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान की न्यूक्लियर फैसिलिटी के करीब एक धमाका हुआ था, जिसका एक्चुअल रीजन तो किसी को नहीं बताया गया था, लेकिन कुछ सोर्सेज का ये कहना था कि पाकिस्तान की तरफ से अभी कुछ न्यूक्लियर मिसाइल को टेस्ट करने की कोशिश किया जा रहा था, जो कि गलती से मैलफंक्शन कर गया था और ये अपनी न्यूक्लियर फैसिलिटी में जाके गिर गया था, जिस वजह से वहां पर एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था। तो शायद उस वजह से यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अपनी न्यूक्लियर स्निफर एयरक्राफ्ट्स को भारत की कोस्ट और पाकिस्तान की कोस्ट के करीब ऑपरेट किया जा रहा था, और काफी दिनों से हवा का भी जो रुख था वो भी पाकिस्तान की तरफ से भारत की तरफ रहा था। तो ये उसी रीजन से भारत की तरफ से होते हुए पाकिस्तान की तरफ गया था, ताकि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई न्यूक्लियर टेस्ट को किया गया होगा तो उसका पता लगाया जा सकेगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।